Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Inshallah, today we will cover the topic of word association test और इसमें हम कोशिश करेंगे कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट से रिलेटेड जो भी गाइडेंस है, जो भी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, उसको कैसे किया जाता है, वो होता क्या है, और ऑल दी रिलेटिव रेलिवेंट क्यूरीज अगर स्टूडेंट्स की कोई हैं तो हम उनको इसमें मज़ीद उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आज आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो रिलेटेड टू कोशिश करें कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ही हों। ये हमारी पहली क्लास है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की। प्रीवियस कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब चीज़ों को हम दोबारा से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट डे हमने सेशन किया था, एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी ISSB की, और आज हम लोग का जो पहला सेशन है वो है टेस्टिंग का जो पहला सेशन है वो है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के ऊपर। आप लोगों को स्लाइड नज़र आ रही होगी। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आपने कमेंट करके चैट के थ्रू आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। जैसे ही मैं उसको रीड करूंगा, आई विल ट्राई कि मैं कहीं पे पॉज लेके और आपके क्वेश्चन को साथ साथ ही सॉल्व करूं। अच्छा, आप लोगों ने हेजिटेट नहीं करना बिल्कुल भी। जो भी आपकी क्वेश्चन है, किसी तरह के भी, अगर वो आपको लगता है कि बिल्कुल ही बच्चों वाले सवाल हैं, या फिर आपको लगता है कि फनी क्वेश्चंस हैं, बट आप कंफ्यूजन है, तो आप उसको कह सकते हैं, मतलब मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल आप लोगों ने घबराना नहीं है, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर ISSB टेस्ट, दिस इज पार्ट ऑफ योर ISSB ट्रेनिंग एज वेल। अगर आप इनिशिएटिव लेंगे, आप चीज़ों को आप क्यूरियस होंगे, तो आपका माइंड ज़्यादा क्लियर होगा और आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। जब आप 4-5 लोगों के सामने कोई क्वेश्चन करेंगे, तो चीज़ें ये हैं कि आपके लिए ग्रूमिंग होगी आपकी, और आपको अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बेहतर होगी उस सवाल से, बजाय इसके कि आप उसको माइंड में दबा के रखें और वो ऐसे ही क्यूरी अनसॉल्व रह जाए। लेट्स स्टार्ट आवर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट लेक्चर। इसके अंदर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन आती है ड्यूरिंग लेक्चर, तो आप कोशिश करें कि उसी टाइम पे ही क्वेश्चन करके उस क्यूरी को सॉल्व करें। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल बाकी टेस्ट उनसे रिलेटेड हैं, तो उनको उसी टेस्ट के अंदर ही डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कवर एज सून एज पॉसिबल। अब आपके पास टाइम टेबल आ चुका है, तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि कौन सी क्लास कब होनी है। सो वेट फॉर योर क्लास अनटिल और अनलेस अगर आपकी डेट नहीं आई हुई। अगर डेट आई हुई है, देन यू कैन आस्क पर्सनली, और you can share your test as well personally with me on my WhatsApp. अच्छा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या है? जैसे इसका अगर सबसे पहले नाम देखा जाए, नाम अगर आप देखें तो इसमें दो वर्ड्स को कंबाइन करके ये बनाया गया। लेट मी हाईलाइट। ये देखें, एक तो आ गया वर्ड, ठीक है, वर्ड का वर्ड है, और उसके साथ है एसोसिएशन का वर्ड, और अगेन इसके साथ टेस्ट का वर्ड है। उससे तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये टेस्ट की बात होगी। अच्छा, वर्ड एसोसिएशन से क्या मुराद है? वर्ड एसोसिएशन से मुराद ये है कि आपको कोई अल्फाज दिखाए जाएंगे, आपको कोई वर्ड दिखाया जाएगा, आपने उसके ऊपर सेंटेंस बनाना है। अच्छा, एक तो ये है कि इसको सेंटेंस आप डायरेक्टली उस वर्ड के ऊपर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड आया फ्लावर का, गार्डन का, पेरेंट्स का, फैमिली का, तो आपने होम का, तो आपने बना दिया होम का कोई वर्ड बना दिया, फॉर एग्जांपल होम स्वीट होम। ऑल्दो कि इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, अच्छी ऑप्शंस हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू एज एन एग्जांपल। होम का वर्ड आया, आपने होम की ऊपर बना दिया होम स्वीट होम। अच्छा, या फिर गार्डन का आया तो आप, या फिर फ्लावर का आया तो फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, या गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर, इस तरह करके आपने उसको फ्लावर को सेंटेंस के अंदर लिख दिया। तो ये आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया, आपका जो रिस्पांस उन्होंने मांगा था वो आपने कंप्लीट कर दिया। बट इसका एक और ऑप्शन होती है जिसमें ये वर्ड लिखा हुआ है एसोसिएशन। अब इस एसोसिएशन से क्या मुराद है? एसोसिएशन से ये मुराद है कि आप उस वर्ड को एसोसिएट भी कर सकते हैं। एसोसिएट क्या होता है? एसोसिएट का मतलब होता है कि आप उसका कोई सिनोनिम, आप उसका कोई एंटोनिम, मतलब सिनोनिम से मुराद के उसके हम मानी अल्फाज, मतलब उसका कोई और उस वर्ड का कोई और मीनिंग भी है, कोई उसके हम मानी अल्फाज हैं, तो आप उसके ऊपर जुमला बना सकते हो। जिस तरह आप जुमला बना सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ एसोसिएशन की। ट्रूथ का जुमला आ गया,
TRUE ट्रू का जुमला आ गया, तो आप ट्रू से ट्रुथ पे जुमला बना सकते हो, आप ट्रू से इंटेग्रिटी पे जुमला बना सकते हो, ऑनेस्टी पे जुमला बना सकते हो। यानी कि उसके जो हम मानी अल्फाज हैं उनमें आप किसी सिनोनिम के ऊपर भी आप उसका जुमला बना सकते हो। इसके अलावा उसके एंटोनिम पे भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल उसके अपोजिट का मीनिंग है। फॉर एग्जांपल लाई का जुमला आया तो लाई की जगह आपने ट्रुथ का जुमला बना दिया क्योंकि वो उसका अपोजिट है। इसी तरह किल का जुमला आया तो आपने अलाइव का जुमला बना दिया, मरने का जुमला आया तो आपने जिंदा का जुमला बना दिया। इस तरह करके आप उसको एसोसिएट कर सकते हो। अच्छा, ये तो वो चीजें जो सिनोनिम और एंटोनिम से रिलेटेड है। इसमें मजीद कॉम्प्लेक्सिटी उसमें आ सकती है कि जब आप से कोई वर्ड पूछा जाए तो आप उसको एसोसिएट करो। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया गार्डन का जुमला बनाए, अब गार्डन से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उनके ऊपर जुमला बना सकते हो। आप ग्रीनरी के ऊपर जुमला बना सकते हो क्योंकि गार्डन ग्रीन होते हैं। आप झूलों के ऊपर जुमला बना सकते हो, गार्डन के अंदर झूले होते हैं। आप फ्लावर्स के ऊपर जुमला बना सकते हो क्योंकि गार्डन के अंदर फ्लावर्स होते हैं। तो आप ग्रास के ऊपर या फिर सीनरी के ऊपर जुमला बना सकते हो क्योंकि गार्डन के साथ सीनरीज मुंसलिक होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि आपने उस एक स्पेसिफिक वर्ड से रिलेटेड उसकी जो वर्ड था वो जहां जहां पे कहीं एसोसिएट हो सकता था, जहां जहां लिंक हो सकता है वो वर्ड, जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज हो सकता है, आप उन सब के ऊपर जुमला बना सकते हैं। ये तो एक मैंने इस टेस्ट का जो मीनिंग थी उसके मुताबिक आपको बता दिया। बट अगर आप मेरे से पूछें तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट एवरीवन कि आप एसोसिएट के चक्कर में ना पड़े, आप डायरेक्ट जुमले बनाने की कोशिश करें। ऑल्दो कि वी हैव ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन है, उन्होंने इस टेस्ट का नाम ही ये रखा है जिसके अंदर आप एसोसिएशन कर सकते हो। बट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें तो चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी, कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी। साइकोलॉजिस्ट के लिए भी आसान होंगी। साइकोलॉजिस्ट भी उसको चेक नहीं करने की कोशिश करेगा कि यार इसने ये एसोसिएशन क्यों किया। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि आपसे कहा गया कि लाए का जुमला बनाए, झूठ बोलने का। ठीक है, आपने सच के ऊपर जुमला बना दिया। अब जब साइकोलॉजिस्ट के सामने से ये गुजरेगा तो वो तो आपसे जुमला चाह रहा था कि आप लाए पे जुमला बनाए कि झूठ के ऊपर क्या इसकी इसकी राय क्या है, झूठ के ऊपर, झूठ को ये कैसा समझता है, झूठ इसके लिए क्या चीज है। तो आपसे पूछना चाह रहा है, आपने झूठ को इग्नोर करके सच पे जुमला बना दिया। तो वो जो टेस्ट का पर्पस था, वो पर्पस जो है ना, जो साइकोलॉजिस्ट चाह रहा था कि आप उसके ऊपर रिस्पॉन्स दो, वो आपने स्किप कर दिया। तो इसमें दो मीनिंग्स है, एक तो तीन मीनिंग्स इसके बन सकते हैं। एक तो ये कि आपको टेस्ट इजाजत देता है कि आप वो काम करें, तो आपने कर लिया, सो वेल एंड गुड, ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं हो सकता। बट ऑन द अदर साइड दो और चीजें भी, एक तो ये कि या तो आप कुछ छुपा रहे हैं, आपसे लाए का जुमला पूछा गया, आपने लाए को छुपा के आपने ट्रू पे जुमला बना दिया और उस पार्ट को जो आपके लिए मुश्किल लग रहा था आपको, आपने उसको स्किप कर दिया, आपने उसको डॉज कर लिया। तो ये इसकी एक जो नेगेटिव पॉइंट है, साइकोलॉजिस्ट सोच सकता है ऐसा, और फिर उसको मजीद टेस्ट के अंदर ढूंढने की कोशिश वो करेगा कि इसने ये चीज जो छुपाई है, ये फिर इसको किसी और तरीके से कैसे असेस किया जाए, कहाँ पे इसने इससे रिलेटेड कोई और जुमला बनाया होगा जिसको लिंक किया जाए इस जुमले के साथ। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है जहाँ पे आपको फील होता है लोगों के पास के ट्रेनिंग, कि आपने किसी से ट्रेनिंग ली है, इस वजह से आप एसोसिएट कर पा रहे हैं। बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट होता है, 10 सेकेंड्स होते हैं। तो जब आप एसोसिएशन स्टार्ट कर देते हैं, दैट मीन्स यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपको, आपने एक वर्ड देखा, उसको फिर उसकी कन्वर्जन की, उसको सिनोनिम या एंटोनिम बनाया, फिर उसके ऊपर सेंटेंस सोचा। दैट मीन्स कि यू हैव वेल एनफ टाइम टू मेक अ सेंटेंस ऑन इट, और आप कोई बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर करके आए हैं, या फिर आपको किसी ने बहुत ही ज्यादा गाइड किया कि आपने इस तरह इन चीजों को लेफ्ट राइट और नेगेटिव पॉजिटिव इनको चेंज करना। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। इसके अलावा तीसरा मैंने आपको बता दिया कि इट इज अलाउड इन माइनर, बट कोशिश करेंगे माइनर, माइनर से मुराद ये कि एक से दो जगह आप अप्लाई कर दें वर्ड एसोसिएशन, अदरवाइज आप कोशिश करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा जी, इसके बाद है ये आसान का जुमला है, ब्रेक योर फियर चेन, दिस सेंटेंस इज फिट और नॉट। अच्छा, हम सेंटेंसेस के ऊपर आएंगे जरूर आगे असेसमेंट के ऊपर, उसमें फिर डिस्कस करेंगे। ब्रेक योर फियर चेन, ब्रेक योर फियर चेन इज नॉट अ गुड सेंटेंस। द रीजन इज कि जुमला ब्रेक का था, आपने उसमें फियर भी ऐड कर दिए,
तो साइकोलॉजिस्ट फिर इसको ढूंढेगा कि इसको किस चीज से डर लगता है, इसको किस चीज का खौफ है, किस फियर की ये बात कर रहा है। तो आपने जानबूझ के उसको एक पॉइंट दे दिया कि तुम इस तरह भी मेरी पर्सनैलिटी को देखो कि मुझे इन चीजों से डर भी किसी चीज से लगता है, तो वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना। तो ब्रेक से कोई जुमला आता है तो आप छोटी मोटी किसी ब्रेकेज की बात कर दें, किसी गाड़ी की लीकेज की बात कर दें, कोई और ब्रेकआउट ब्रांड की बात कर दें, किसी नॉर्मल अगर कोई चीज टूट गई आपसे, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर दें। तो गाड़ी की ब्रेक्स की बात कर सकते हैं, आप किसी चीज की बात कर लें, बट डोंट पुट इट ऑन योर ओन पर्सनैलिटी। अच्छा जी, ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड, तहमीद का जुमला अच्छा है, ट्राई टू ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके, सो तलहा कहते हैं सर साइक को वर्ड का पता होता है जो टेस्ट में आते हैं, या जस्ट सेंटेंसेस पे गौर करता है? जी, साइक को पता होता है, साइक को सिर्फ ये वर्ड्स का नहीं पता होता, उसको पूरे सेट्स का पता होता है। ये क्योंकि आपके जो 75 वर्ड्स हैं या 100 वर्ड्स हैं ना, ये डिफरेंट सेट में डिवाइड होते हैं। उनको पता होता है कि मैंने कौन सा वर्ड, एक जो सेट होता है, फॉर एग्जांपल ये 75 का जो वर्ड्स हैं, ये 7 से 8 आपकी पर्सनैलिटी को मैयर कर रहे हैं, 7 से 8 ट्रेड्स को मैयर कर रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी के, ठीक है। तो फिर उन्होंने इस जो आपकी 7-8 पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो चेक कर रहे हैं, वो उस 7-8 पर्सनैलिटी ट्रेड्स को पूरे 75 या 100 वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट के अंदर डिवाइड किया होता है कि जो पहली पर्सनैलिटी ट्रेट है उसका वर्ड 5वें नंबर वाला है, 15 नंबर वाला है, 23 नंबर वाला है, 29 वाला है, 45 वाला है। तो जब आप एक जगह पे कहीं डंडी मारते हो ना, तो वो उसी वर्ड का, उसी ट्रेड से रिलेटेड जो दूसरा वर्ड होता है ना, जो अंदर उन्होंने छुपा के कहीं और डाले होते हैं, 8-9 वर्ड्स, तो वो बाकी वर्ड्स को चेक करते हैं कि इसने इधर क्या जवाब दिया, तो अगले में क्या जवाब दिया, उससे अगले में क्या जवाब दिया। इस तरह उन्होंने पूरे सेट्स अंदर बनाए होते हैं। तो ये टेस्ट इस तरह डिवाइड होता है, तो उन्हें हर चीज का पता होता है कि अगर ये बंदा यहाँ पे डंडी मार जाएगा, लाए का जुमला आया तो यहाँ से अपोजिट कर दिया, तो इसके अलावा ऐसा कौन सा जुमला है जहाँ पे लाए या चीटिंग की बात हो रही है, या उस कैटेगरी की बात हो रही है जो वो जज करना चाह रहे हैं, उन्हें पता होता है। फिर वो डायरेक्टली उस वर्ड पे जाके चेक करते हैं दोबारा कि वहां पे इसने क्या जवाब देने की कोशिश की। तो आप पकड़े जाते हैं इसी केस में, क्योंकि डिफरेंट पूरे डिवीजन हुई होती है पूरे टेस्ट के अंदर। सो आपको आइडिया हो गया वर्ड एसोसिएशन का, वर्ड क्या होता है, एसोसिएशन क्या होती है। अच्छा, अब इसमें इम्पोर्टेंटली सबसे इम्पोर्टेंट कि ये टेस्ट आता कैसे है। ये टेस्ट आता है स्क्रीन के ऊपर, और ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको वर्ड्स दे दिए जाएं और आप बैठ के बस सेंटेंसेस लिख रहे हो। इसमें आपको सिर्फ पेज दिया जाता है और पेज के ऊपर नंबरिंग हुई होती है 1 से 75 तक। पहले 1 से 25 तक नंबरिंग होती है पहले पेज पे, फिर दूसरा पेज स्टार्ट होता है, उसमें फिर दोबारा 1 से स्टार्ट होती है नंबरिंग, और 25 तक, फिर 26 से 50, और फिर 51 से 75, इस तरह करके टोटल 100 वर्ड्स होते हैं। इन सम केसेस 75 भी होते हैं, इन सम केसेस 100 भी होते हैं। तो आपने उनको उस शीट को सामने रखना है, नंबरिंग लिखी होगी, वर्ड नहीं लिखा होगा, वर्ड ऊपर आएगा स्क्रीन पे सामने, जहाँ पे वो स्टेज पे खड़े होंगे, उसके पीछे प्रोजेक्टर लगा होगा, वहां पे वर्ड आएगा। और वर्ड आएगा सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए। आपको वर्ड सामने नजर आया, फॉर एग्जांपल किल, 7 बीप बजेगी, एक आवाज आएगी ऊंची सी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वर्ड आया है सामने। आप उस बीप को सुनेंगे, ऊपर देखेंगे किल का वर्ड। फिर आपने पेपर के ऊपर किल नहीं लिखना, पेपर के ऊपर आपने उस किल को सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करना है, वर्ड रिपीट नहीं करना। आप उसको सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे, और आपने सेंटेंस अगर जल्दी कंप्लीट कर लिया तो वेट करें 1-2 सेकेंड, फिर दूसरे वर्ड का फिर बीप बजेगी और दूसरा वर्ड अपीयर हो जाएगा। इस तरह करते करते 75 वर्ड्स पूरे कंप्लीट होंगे। अगर आपसे कोई वर्ड छूट जाता है, आपसे कोई वर्ड स्किप हो जाता है, तो आपने उसकी स्पेस छोड़नी है। फॉर एग्जांपल आप 25वां लिख रहे थे, जब 26वां आया तो आपके 25वें पे ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है, तो आपसे 26वां शायद स्किप हो गया या कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप 26वें की स्पेस छोड़ेंगे और अगला वर्ड 27वां लिखेंगे। मतलब ये नहीं कि आपने 26वां आपसे स्किप हुआ तो जो 27वां वर्ड था उसको 26वें की जगह पे लिख रहे हैं, आपने दरमियान में गैप वैल्यू छोड़नी है, मतलब एक जगह छोड़नी है, ताकि जब आप वहाँ पे 100 वर्ड्स कंप्लीट हो तो आपके भी 100 हो जा चुके हों, मतलब आपकी जो स्पीड है, आपकी जो नंबरिंग है, वो भी 100 चल रही हो। तो इससे साइकोलॉजिस्ट के लिए आसानी होती है। साइकोलॉजिस्ट को पता होता है कि मैंने 75वें नंबर पे कौन सा वर्ड पूछा है, 60वें पे कौन सा पूछा है। अगर आप नंबरिंग खराब कर देंगे तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी चीज़ें, और आपके लिए भी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि वो असेसमेंट में उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये काम आपने करना, उसकी स्पेस छोड़ देनी है। बेशक वो वर्ड लिख लें, अगर इतना टाइम है आपके पास, जल्दी से वो वर्ड लिख लें और आगे चले जाएं। वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट इसलिए है
देखें अगर आपसे कंप्लीट नहीं हुए, फॉर एग्जांपल 100 वर्ड से आपने 96 किए या 97 किए और 3 आपसे कंप्लीट नहीं हुए और उसका वर्ड आपने लिखा है, पर आपको पता है कि ये वर्ड ये आया था, मैंने ये लिखा है, तो साइकोलॉजिस्ट इसको पॉजिटिव ही लेता है कि एटलीस्ट ही ट्राइड। इसको पता है कि वर्ड क्या आया था बट ही डोंट हैव टाइम, तो इस वजह से उससे स्किप हो गया, लेकिन उसने वर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि आपने कोशिश की है कि टेस्ट को कवर करने की। तो वर्ड एटलीस्ट कॉपी करके लिखने की जरूरत और जरूर कोशिश करें। हाँ, 100 पूरे वर्ड होने चाहिए और सेंटेंसेस फिर आप कोशिश करें कि मैक्सिमम बनाएं। मैक्सिमम से क्या मुराद है, स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होते हैं कि मैक्सिमम से क्या मुराद है। मैक्सिमम से ये मुराद है 96 या 96 प्लस, दिस इज मैक्सिमम फॉर मी। मेरे स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो 96 या 96 से ऊपर ही वर्ड्स लिख के 97, 98, 99 या 100, इतने आपके सेंटेंसेस कंप्लीट होने चाहिए, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर कम है तो ऑफ कोर्स कि आप फिर नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ही काउंट होंगे, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी 96 लिख लेते हैं, 95 भी लिख लेते हैं। तो आप क्योंकि प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो आपके 98, 99 होने चाहिए। इसका एक फायदा ये होगा आपको कि आप बाकी स्टूडेंट से थोड़े बेहतर हो जाएंगे। सारे स्टूडेंट्स जब आएंगे तो 99, फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट आए हैं तो 99 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे 90 से ऊपर जाना ही मुश्किल हो गया होगा उनसे, और जो 95 तक गए भी होंगे ना तो उनके सेंटेंसेस बहुत बुरे होंगे। आई लव पाकिस्तान आर्मी, आई लव दिस, आई लव दैट, आई लव, मतलब इस तरह के नॉर्मल सेंटेंसेस उनके होंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो 98 99 को टच करते हो तो आप ऑटोमेटिकली टॉप पोजीशन पे आ जाओगे, बाकी कैंडिडेट से बेहतर हो जाओगे कि आप एटलीस्ट टेस्ट आपने कंप्लीट किया और अच्छा टेस्ट किया, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब इस आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं कि मजीद इसको डिस्कस करें। अच्छा, ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, मैं मेरे पिछले लेक्चर्स में भी आपने शायद सुनी हो, बट अगर नहीं सुनी तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर एवरीवन। और इसके अंदर जो मेरी अपना एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ, आईएसएसबी के साथ, असेसमेंट्स के साथ, उन्हीं चीज़ों को मैंने हाईलाइट करके और मैंने इसको शॉर्ट लिस्ट करने की कोशिश की है कि जो स्टूडेंट्स को हेल्प दे सके, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से क्या मुराद है? प्रैक्टिस से मुराद ये है कि आप तैयारी करके हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन था प्रैक्टिस से कि हमें एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस सवाल का क्या जवाब देना चाहिए अगर वो पूछे एकेडमी ज्वाइन की है नहीं की, तो आप तैयारी करके आए नहीं करके आए, इसका क्या सवाल का जवाब देना चाहिए। तो मैं इसका आंसर आपको यहाँ पे दे देता हूँ। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप तैयारी नहीं करके गए ना तो फिर आप अपने आप को ही ब्लेम कर सकते हैं कि अगर आपका रिजल्ट खराब आता है देन इट इज़ योर प्रॉब्लम और आपने मस्ती की। देखें, आपका मैट्रिक का टेस्ट होता है, आपका एफएससी का टेस्ट होता है, आपका जॉब का टेस्ट होता है, आपका सिर्फ मैट्रिक की एग्जांपल ले लें। मैट्रिक करने के लिए आप 2 साल किताबों के रगड़े लगाते हो। अब तो पहले तो ये आता था कि 2 साल के बाद हमारे इम्तिहान होते थे, अब साल का उन्होंने 9 का अलग कर दिया, 10 का अलग कर दिया, बट स्टिल अलग करके भी अगर आप उसकी एग्जाम्पल लें तो साल पूरा आप उसकी किताबें पढ़ते हो, 12 से 13 किताबें पढ़ते हो, फिर उनके प्रैक्टिकल्स देते हो, उनके मिड टर्म्स होते हैं, उनके दरमियान में उनके दोबारा टेस्ट होते हैं, फिर फाइनल्स होते हैं, फिर आप सारे साल उसके लिए पढ़ते हो, तब जाके आपकी मैट्रिक क्लियर होती है। और सही आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, सही अच्छा खासा टफ टाइम मिलता है, अकेडमीज भी ज्वाइन करते हो। तो ये तो सिर्फ मैट्रिक आपने क्लियर की है। मैट्रिक किस लिए आप क्लियर करते हैं? ताकि एफएससी में अच्छा एडमिशन मिले। एफएससी किस लिए क्लियर करते हैं? कि यूनिवर्सिटी में आपको अच्छा एडमिशन मिले। यूनिवर्सिटी में किस लिए आप जाते हैं? ताकि आप मास्टर्स कर सकें या फिर बैचलर्स कर सकें। मास्टर्स वगैरह किस लिए करते हैं आपको? ताकि आपको कोई अच्छी जॉब मिल सके, अच्छा फ्यूचर बन सके। तो ये सारे स्टेप्स आपने किस लिए किए? कि आपका करियर बन सके, आपको कहीं जॉब मिल सके। तो अब अगर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है 12 के बाद और ऑफिसर लेवल की जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और फिर आप मुंह उठा के चले जाएं बगैर पढ़े बगैर तैयारी किए, या फिर एक दिन किताब खोली और इसको कैजुअल लिया, 2-3 दिन पढ़ लिया और समझा कि मैंने तैयारी कर ली, एक दफ़ा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट किया और छलांगे मारना शुरू हो गया कि मेरी कंप्लीट हो गई है, तो फिर आपके जो रिजल्ट आएगा दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक। आप ने तैयारी उसकी नहीं की जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी। कम से कम इतनी, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, कम से कम इतनी तैयारी करके जाएं जितना आपको आर्मी के अंदर जाने का शौक है। अगर आपको ये बात नहीं समझ आती तो फिर कम से कम इतनी तैयारी करके जाएं कि जो आगे जलालत आने वाली है आपके साथ, जितना जलील होने वाले हैं 6 से 8 साल और 10 साल, उस जलालत से बच सके, इतनी तैयारी करके जाएं।
लेकिन जब आप मैट्रिक क्लियर करेंगे, एफएससी क्लियर करेंगे ना, तो उसके बाद ये भी आपके 6-7 साल हैं रगड़े के, यूनिवर्सिटी का साल है, मास्टर्स करेंगे, फिर उसके बाद बैचलर्स के बाद फिर कहीं जॉब ढूंढेंगे, फिर आपको एंट्री लेवल की जॉब मिलेगी जहाँ से आप जीरो से स्टार्ट होंगे, फिर 3-4 साल बाद प्रमोशन होगी, कहीं ऑफिसर लेवल पे जाएंगे, फिर 3-4 साल बाद प्रमोशन होगी तो शायद मैनेजर बन सके। तो ये जो 8 से 10 साल का पीरियड है ना, उसका ये शॉर्टकट है कि आप डायरेक्टली ऑफिसर भर्ती हो सकते हैं। तो आप इसकी अहमियत आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपको कितनी इसकी तैयारी करनी चाहिए। एक तरफ आपके 10 से 12 साल की जलालत है, और एक तरफ आपका ये टेस्ट है जिसको आप अभी तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए आप बिल्कुल नॉन सीरियस है। आपने कभी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जबरदस्ती आपसे करवाया जाता है, ठीक है। मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, आप बिलीव करेंगे, डेली 300 400 500 वर्ड्स वो डेली लिखा करते थे, और रिकमेंडेड है, मैं आपसे उनकी बात भी करवा सकता हूँ। डेली 300-400 वर्ड्स वो लिखते थे, इतनी वो प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने पेजेस लिए हुए थे, और वो पूरे पूरे रिम लिए हुए थे, और वो डेली उसकी प्रैक्टिस करते थे, डेली कंप्लीट सेट्स बनाते थे वो पूरे के पूरे, जो आईएसएसबी का साइकोलॉजिस्ट पार्ट का सेट होता है वो कंप्लीट बनाते थे, बिकॉज दे टेक इट सीरियस। उन्हें पता था कि इसकी क्या वर्थ है, और उन्हें ये भी पता था कि ये अगर अपॉर्चुनिटी अवेल ना हुई तो आगे कितनी जलालत है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी प्रैक्टिस करें, इसको टाइम दें, आईएसएसबी को टाइम दें। आईएसएसबी इज नॉट अ गेम प्ले। ऐसा नहीं है कि आप चले जाएंगे, आप एंजॉय करके आ जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप मुंह उठा के चले जाएं, बगैर पढ़े चले जाएं, आप एंजॉय जरूर करके आएंगे, आप मेमोरीज बना के आएंगे, बट आफ्टर दैट टाइम गुजर जाएगा, और फिर आप उसको सारी जिंदगी आप कहते रहेंगे कि काश मैं थोड़ा उस टाइम तैयारी कर लेता, काश मेरे साथ ये हो जाता। तो उस काश से बचने के लिए कोशिश करें, अपनी एफर्ट्स पूरी करें, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला ने रिस्क आपको देना है किसी तरीके से भी, और वो एफर्ट्स आपकी वेस्ट भी नहीं होती। तो अगर आप एफर्ट करेंगे तो अल्लाह अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, अगर एफर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप देख लें कि आपके साथ क्या होगा। ओके, सो ये पॉइंट तो आपको समझ आ गया, दैट इज सम काइंड ऑफ मोटिवेशनल पॉइंट्स जो आप सबको मैंने बताने थे। अब आप इसकी तैयारी, जितना भी आपके पास टाइम रह गया, बेशक 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 2 महीने रह गए, 1 महीना रह गया, कोशिश करें कि इस चीज़ को टाइम दें। अदरवाइज फिर ये है कि आप गिला नहीं कर सकते कि हमें तैयारी नहीं सही कराई गई, या फिर हमने इसको टाइम नहीं दिया, या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अगर आपको 1 मिनट भी है ना, तो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो आपने उसको 100% अवेल करना। देन आईएसएसबी साइकोलॉजिस्ट टेस्ट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या चीज है, ये टाइम मैनेजमेंट की ही सारे के सारे स्किल्स हैं कि आप किस तरह टाइम के अंदर चीजों को मैनेज करते हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो सारे जितने टेस्ट भी हैं, जिसमें आपका इंटरव्यू हो गया, आपका जीटीओ भी हो गया, आपका आप समझ लीजिए साइकोलॉजिस्ट है, सब के सब टाइम के साथ बाउंड है, परफॉर्मेंस और टाइम के साथ बाउंड है। बट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कुछ ज्यादा ही बाउंड है, बिकॉज इट इज द टाइम इज सो लेस, ठीक है। आपको सिर्फ 10 सेकंड मिलते हैं सोचने के लिए और लिखने के लिए, और वो कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ ये नहीं कि 10 सेकंड बाद आप फारिग हो जाएंगे। कॉन्टिन्यूस 75-100 वर्ड्स आपके 10 सेकंड की बाउंड्री के ऊपर आ रहे होते हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो आप थोड़े से प्रेशराइज हो जाते हो, आप थोड़े से थक जाते हो, आप थोड़े से, आपका मेंटल लेवल थोड़ा सा एक दफा एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि अभी से प्रिपरेशन करें, टाइम मैनेज करना है तो वर्ड एसोसिएशन से स्टार्ट करें और अभी से प्रिपरेशन करें। आपका 7 से 8 सेकंड के अंदर जुमला बन जाना चाहिए, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली 300-400 वर्ड्स की प्रैक्टिस करें। आपके पास कम से कम 2 से 3 हज़ार वर्ड्स हमारे पास अभी पड़े हुए हैं, उन 2 से 3 हज़ार वर्ड्स की एटलीस्ट वन टाइम आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कि वन गो एक दफा आपकी नजरों से सारे वर्ड्स गुजरे हों, आपने उनके ऊपर सेंटेंसेस बनाए। देन टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, और टाइम के साथ राइटिंग मैनेजमेंट के साथ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। इसको मिला के आप समझ लेंगे ये टाइम मैनेजमेंट। देन साफ सुथरा लिखें। स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी होता है कि सर नीट होने चाहिए, गलतियां होनी हो जाएं तो, अगर नीट एंड क्लीन ना हो, राइटिंग मेरी गंदी है, ये है वो है, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसमें सिंपल यही बात है कि नीट होना चाहिए, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर नीट नहीं है तो आपकी पर्सनैलिटी नीट नहीं है, आपके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, आप खुद अपनी केयर नहीं करते। आप, अगर आपकी राइटिंग नीट नहीं है तो आप खुद भी नीट नहीं है, आप अपने कपड़ों का ख्याल नहीं रखते, आप अपने रूम का ख्याल नहीं रखते, आप जहाँ उठते बैठते हैं वहाँ का ख्याल नहीं रखते, जहाँ सोते हैं वहाँ का ख्याल नहीं रखते, देन यू आर नॉट नीट एट ऑल।
तो आपने अपनी नीटनेस शो करनी है थ्रू योर टेस्ट। आपकी टेस्ट की जो राइटिंग है वो बेहतर होनी चाहिए। बेशक उसकी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपकी प्रैक्टिस हुई होगी ना, आपका जुमला बना होगा ऑलरेडी, लाइफ के ऊपर आपका जुमला बना होगा ऑलरेडी, होम के ऊपर, कंट्री के ऊपर आपके हाथ से जुमले गुजरे होंगे, तो अगली दफा आपकी राइटिंग गंदी भी है ना, तो आप कम से कम साफ लिखोगे, कटिंग नहीं होगी उसमें, क्योंकि आपके हाथ से गुजरा हुआ है ये वर्ड और यही सेंटेंसेस आपने कई दफा अपने हाथ से गुजारे, तो फिर ये नीट ही लगेगी। तो इसकी सिर्फ एक ही बस सजेशन है कि इसको लिखें, इसको स्टार्ट करें। देन बी पॉजिटिव। अच्छा, बी पॉजिटिव से दो तीन चीजें मुराद। एक तो बी पॉजिटिव ये है कि आपको कहा गया कि लाइव पे जुमला बनाए और आपने ट्रुथ पे जुमला बना दिया। आपको कहा गया किल पे जुमला बनाए, आपने लाइव पे जुमला बना दिया। ये तो एक पॉजिटिविटी है ही है, बट दिस पॉजिटिविटी इज रॉन्ग। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक दिस इज टोटली रॉन्ग। ये पॉजिटिविटी की मैं बात नहीं करता। नॉर्मली एकेडमीज के अंदर यही डिस्कशन होती है, इसी तरह आपको पॉजिटिविटी दिखाई जाती है, बट दिस इज नॉट पॉजिटिविटी, दिस इज काइंड ऑफ अ चीटिंग, दिस इज काइंड ऑफ अ डॉज, दिस इज काइंड ऑफ समथिंग लाइक यू वांट टू चेंज। ठीक है, आपसे पूछा कुछ जा रहा है, आप उसको टरका रहे हैं, आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट पॉजिटिविटी एट ऑल। पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी ये है कि आपसे जो चीज पूछी जाए, ठीक है, आपने उसी डायरेक्शन में रह के उस चीज को आंसर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसकी कोई मिसाल मैं आपको कैसे दूं? देखिए, आपसे लाए का जुमला पूछा गया ना, तो आपने उसके साथ डू नॉट लाई, एक तो वर्ड है डू नॉट लाई। ठीक है, अब ये जुमला तो पॉजिटिव हो गया, आपने नॉट लगा के जुमले को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो लेकिन दिस इज व्हाट आई डोंट कॉल इट एज अ पॉजिटिविटी। आपने जुमले को तो रिवर्स कर दिया, बट आपने नॉट लगाया। नॉट लगाए या फिर उसका एंटोनिम कर दें, बात तो एक ही है ना, आपने उसको अपोजिट कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो बात तो एक ही है। या तो आप ट्रू, लाई का जुमला पूछा जाए तो ट्रू का बना ले, या लाई का जुमला पूछा जाए तो नॉट लगा दें, तो वो भी ट्रू ही बन गया ना। तो ये पॉजिटिविटी फॉर मी, माय सेंस, इट इज नॉट अ पॉजिटिव। पॉजिटिविटी इज लाइक, अगर कोई ऐसा जुमला आए तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखें, बट इन अ माइनर डैमेज या इन एन इंफॉर्मेटिव वे उसमें लिखने की कोशिश करें, डैमेज को कम से कम करने की कोशिश करें। जैसे लाई का जुमला आया तो आप बता सकते हैं कि लाई इज फॉर्मिडेबल इन इस्लाम। ठीक है, इस्लाम लाई की इजाजत नहीं देता। लाई इज लाइक इज फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी सिन। हर गुनाह की जड़ है या फिर स्टार्ट यहाँ से ही होता है। रूट ऑफ इवल्स लिखा हुआ है बिलाल ने। ठीक है, तो कोशिश करें कि उसका स्ट्रेट रहने दें। नंबर वन, दैट इज व्हाट आई कॉल एज पॉजिटिविटी, स्ट्रेट रहने दें। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर कोई डैमेज वाली बात हो तो माइनर डैमेज की शो करें। ठीक है, और ये चीजें सिर्फ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट से रिलेटेड नहीं है, दैट इज रिलेटेड टू सेंटेंस कंप्लीशन, दैट इज रिलेटेड टू पिक्चर स्टोरी, दैट इज रिलेटेड टू सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सबसे रिलेटेड है कि आपको कोई अगर डैमेज की बात की जाए तो उसको माइनर डैमेज शो करें, माइनर डैमेज के साथ चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक है, जिस तरह जुमला फॉर एग्जांपल, आपको स्टोरी आगे स्लिप स्लिप कोई हो रहा है या फिर कोई स्टोरी आ रही है कि एक्सीडेंट हो गया, तो कोशिश ये हरगिज ये ना करें कि एक्सीडेंट होने से मुराद ये है कि अगले की टांग बाजू टूट गई है और अगला हॉस्पिटल एडमिट हो गया और खून आ रहा है और पता नहीं क्या ना क्या उसके साथ हो रहा है, वो बेड रेस्ट पे चला गया और महीने के बाद बेड रेस्ट से उठा है। चीजों को नॉर्मल पॉजिटिव अंदाज में, बट नॉर्मल सेंस में। ये नहीं कि एक्सीडेंट हुआ तो आप कहें नहीं नहीं वो खड़ा हो गया था, उसको जो नॉर्मल सिचुएशन है ना उससे गुजारे जरूर, बट कंट्रोल्ड वे में। ठीक है, जैसे आप कहें कि एक्सीडेंट हुआ था, सो देयर वाज सम माइनर इंजरीज, तो उसको फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट मिली। आफ्टर दैट कि उसने डॉक्टर से कंसल्टेंसी ली और फिर उसके बाद उसको डॉक्टर ने कहा कि यू आर ऑल ओके इंशाल्लाह, देयर इज नो मेजर प्रॉब्लम, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इसमें कोशिश करनी है कि आपने, हमने देखा, मैंने एक्सीडेंट भी करवाया। ठीक है, एक्सीडेंट करवा के मैंने उसको फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट भी दी है, डॉक्टर से भी कंसल्टेंसी करवाई है, लेकिन मैंने हर केस ये नहीं कहा कि वो बेड रेस्ट पे चला गया, उसकी टांग टूट गई, उसकी कोई इंजरी आ गई हेड के ऊपर, या फिर उसका कोई ब्लड निकलना शुरू हो गया। दैट इज व्हाट आई कॉल इट एज पॉजिटिविटी, कि आपने चीजों को उसी सेंस में लेके चलना है, बट कंट्रोल्ड वे, ताकि ऐसा भी ना लगे कि ये बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी ना लगे कि बिल्कुल रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, चीजों को अवॉइड कर रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में
नॉर्मल अंदाज में आपने उसको जवाब देना। सो दिस इज व्हाट पॉजिटिविटी इज। होप कि आप लोगों को इस वर्ड की समझ आ गई, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है, बिकॉज जो ऑनलाइन इसका डाटा अवेलेबल है वो बहुत खतरनाक किस्म का, और वो मतलब वो ऐसा नहीं है कि जो आपको आईएसएसबी में यूज करना चाहिए। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो है इसमें थोड़ा सी कंफ्यूज होते हैं। तो फॉर मी आई थिंक दिस इज द बेस्ट लर्निंग फॉर मी एंड ऑल ऑफ यू एज वेल, कि आपने चीज़ों को कंट्रोल्ड वे में वन डायरेक्शन में लेके चले। अगर आपसे किल का जुमला पूछा गया तो किल का ही बनाए, ठीक है, बट हरगिज ये नहीं कि किसी ह्यूमन को किल कर दें, किसी तितली को किल कर दें, सॉरी किसी एनिमल को किल कर दें। किल से बहुत सारे जुमले बन सकते हैं। पेस्टिसाइड किल की जा सकती है, जो आपकी फील्ड के अंदर गंदम वगैरह पे फसलों के ऊपर नुकसानदेह पहुंचाती है, उसके लिए स्प्रे किए जा सकते हैं। डेंगू के स्प्रे किए जा सकते हैं उसको किल करने के लिए। तो ये वो चीज़ें। इसी तरह कोरोना वायरस को किल करने के लिए वैक्सीनेशन की बात की जा सकती है। तो मैंने उस किल को ज़रूर लिखा है उसी सेंस में, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव अंदाज में उसकी अच्छा जो लुक है वो बताने की कोशिश की, बजाय इसके कि मैं किल से किसी को मार दूं, किसी को जख्मी करवा दूं, ठीक है, किसी इंसान को मरवा दूं। तो ये इन चीज़ों की तरफ कोशिश करें कि आप ना अवॉइड। होप कि अब आपको पॉजिटिव वर्ड समझ आ गए इस एग्जांपल के बाद। देन अवॉइड ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ओवर राइटिंग से क्या मुराद है? ओवर राइटिंग से मुराद ये है कि ओवर राइटिंग से मुराद है कि आपकी अगर कोई गलती होगी है ना, तो आपने उस गलती को इस तरह लाइन लगानी है उस गलती के ऊपर, उस वर्ड के ऊपर, ठीक है, एक लाइन, सिंपल इज दैट, सिर्फ एक लाइन दरमियान में, क्रॉस जिसको आप कहते हैं, कटिंग कहते हैं, ठीक है, फ्रॉम द मिडल। अच्छा, वो आपने करनी है और उसके फौरन बाद आपने उससे आगे लिखना शुरू करना है यहाँ से, ठीक है। ये नहीं कि आप यहाँ ऊपर लिख लें, ऊपर नहीं लिखेंगे, आप आगे से लिखना शुरू करेंगे, दैट इज द राइट वे। और अगर आपकी कटिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई रॉन्ग वर्ड लिख दिया, तो स्टूडेंट इसको इसलिए काटने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट पढ़ लेगा, ठीक है, कि मैंने नीचे क्या गलती की थी। तो साइकोलॉजिस्ट को पढ़ने दें, एक वर्ड से लिखें, क्योंकि ऑलरेडी आप यूं कर चुके हो, दैट मीन्स कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर टेस्ट, ये अब आपके टेस्ट का पार्ट नहीं है, इसको साइकोलॉजिस्ट काउंट नहीं करेगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि आपसे कोई गलत लिखा गया तो आप उसको काट रहे हो ताकि साइकोलॉजिस्ट से पढ़ा ना जाए। इस चक्कर में नहीं पढ़ना, ये पर्सनैलिटी खराब करेगा। सिर्फ एक लाइन लगाएं, बेशक वो नीचे से पढ़ा जा रहा है, नो इशू एट ऑल। आपने एक लाइन लगा के इससे आगे लिखने की कोशिश करें। अटेम्प्ट मैक्सिमम, आई ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड टू दैट। मैक्सिमम से मेरी क्या मुराद है? मैक्सिमम से मुराद है 96 और 96 प्लस, दिस इज मैक्सिमम फॉर मी। और अगर आप मजीद इसमें पूछते हैं तो 98 तो मैक्सिमम आपके होने चाहिए, 98 99 आपके लाजमी होने चाहिए, बिकॉज आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो एंड इट इज अचीवेबल। अभी रिसेंटली हमारे स्टूडेंट्स गए हैं तो उनके 98 थे। अब आप लोग जानते होंगे शायद, मेरे ख्याल में कुछ स्टूडेंट्स हैं ओल्ड, वो जानते हो हसन सरदार एक लड़का था एएमसी का, अभी वो रिसेंटली रिकमेंड हुआ है, दो एक दिन पहले उसकी उसको फाइनल मिला है, रिकमेंड क्या सेलेक्ट हो गया वो, उसकी कंप्लीट हो गई है, सारा प्रोसेस उसका कंप्लीट हो गया, एएमसी के लिए रिकमेंड हुआ। दे आल्सो रिस्पॉन्डेड टू 100 वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो इतनी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए अगर आपने थोड़ा सा बाकियों से बेहतर होना। देन शॉर्ट लिस्ट योर इंटरेस्ट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इट शुड बी एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ, मतलब मुझे स्टार्ट ही यहाँ से करना चाहिए। और इसके ऊपर वर्किंग बहुत कम लोग करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर कोई वर्किंग करता नहीं है। अगर आपने वाकई टेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। शॉर्ट लिस्ट योर इंटरेस्ट से क्या मुराद है? शॉर्ट लिस्ट योर इंटरेस्ट से मुराद है कि अपने बारे में हर चीज़ पेपर के ऊपर लिख दें। आप कौन हैं, कहाँ से हैं, वो एरिया किस लिए फेमस है, आपके अब्बू क्या करते हैं, आपकी अम्मी क्या करती हैं, आपके अब्बू जो काम करते हैं उसकी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, आपके बहन भाई क्या काम करते हैं, आपके बहन भाइयों का इंटरेस्ट क्या है, आपके बहन भाइयों को क्या पसंद है, फारिग वक्त में वो क्या करते हैं, आपके दोस्त कौन हैं, वो क्या करते हैं, उनको फारिग वक्त में क्या पसंद है, आपके टीचर्स कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या किस चीज़ में वो अच्छे हैं, आपके स्कूल कहाँ पे है, स्कूल फेमस किस वजह से है, स्कूल की कोई अचीवमेंट्स, आपको कौन कौन सी गेम्स पसंद हैं, आपको कौन से खाने पसंद हैं, क्यों पसंद है, गेम्स पसंद है तो क्यों पसंद है, हॉबीज़ क्या हैं तो क्यों ये हॉबीज़ हैं, फारिग वक्त में आप क्या करते हैं, किस एरिया से बिलोंग करते हैं, कहाँ से पढ़ के आए हैं, कहाँ पे आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, कौन सी मूवीज़ पसंद हैं, आप ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ,
हर चीज अपने बारे में पेपर पे लिखें कि मुझे क्या, मैं मेरे इर्द गिर्द पिछले साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आपने क्या कुछ किया है, और क्या, कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं, हर चीज का क्या का क्वेश्चन और क्यों का आंसर, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज पता चल गई अपने बारे में, आप घूमने कहाँ जाते हैं, क्या चीज पसंद है, गाड़ियाँ कौन सी पसंद है, मोबाइल किस तरह के पसंद है, क्यों पसंद है, मतलब हर चीज रिलेटेड टू यू, आपसे रिलेटेड हर चीज पेपर के ऊपर अगर आ गई ना, देन आई एम 100% श्योर कि आपकी जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, या फिर आपके पिक्चर स्टोरीज है, या फिर आपकी सेंटेंस कंप्लीशन है, वो आपकी पर्सनैलिटी से बाहर जा ही नहीं सकता। वो इधर उधर से कहीं से उसको इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी 100% रिफ्लेक्ट होगी इन सेंटेंसेस के अंदर, अगर आपके पास इन सब सवालों के जवाब आ गए। देखें, मोटी मोटी मैं आपको चीज़ें गिनवा देता हूँ कि जो वर्ड आते हैं, जो सेंटेंसेस आते हैं, वो किससे रिलेटेड होते हैं। मोस्टली फैमिली से रिलेटेड होते हैं, दोस्तों से रिलेटेड होते हैं, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, आपके सोशल सर्कल से रिलेटेड होते हैं, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, हॉबीज या स्पोर्ट्स वगैरह आप इसको समझ लें, उससे रिलेटेड होते हैं, स्टडी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के दरमियान ये सारी की सारी आपकी जो स्टोरीज हैं या जो सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं, इन्हीं चीज़ों के दरमियान घूमते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, अपनी एक प्रोफाइल बनाई हुई है पेपर के ऊपर, तो जब भी कोई सवाल आएगा तो आप उसको अपनी मर्जी से फिट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, होम का सवाल आता है तो आप होम को अपने घर के ऊपर भी एसोसिएट कर सकते हैं, आप अपने होम को कंट्री के ऊपर भी डाल सकते हैं, आप होम को अपने पेरेंट्स के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं, होम को बहन भाइयों के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। फिर आपके पास चॉइसेस बढ़ जाएंगी ना, जब आपको आपकी ऑलरेडी प्रोफाइल बनी होगी, तो किसी किस्म का भी वर्ड आए ना, तो वर्ड एक तरफ नहीं जाता। जितने आप स्टूडेंट्स हैं अभी मेरे साथ, मैं इसमें 1000 और भी ऐड कर दूं ना, तो जब मैं उनसे एक नॉर्मल सा कोई वर्ड पूछूंगा तो आप देखेंगे कि डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। उस वर्ड को वो डिफरेंट एंगल्स में, हर बंदा डिफरेंट तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट पर्सनैलिटी। तो जब आपके पास एक पूरी प्रोफाइल अपनी पर्सनैलिटी की बनी होगी, तो उस वर्ड को आप फिर डिफरेंट डायरेक्शंस में फिट कर सकते हैं। आप उसको अगर होम का ऑलरेडी जुमला आपने कंट्री के ऊपर बनाया है, तो आप होम को ब्लेसिंग्स के साथ डाल सकते हैं, आप होम को किसी नेमत के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, होम को पेरेंट्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज्यादा है। जब फिर आप आईएसएसबी में जाएंगे तो आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे, क्योंकि आपके पास डिफरेंट ऑप्शन थी, आपने हर एक के ऊपर वर्किंग की हुई थी, तो आईएसएसबी में आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू शॉर्टलिस्ट योर इंटरेस्ट फर्स्ट, शॉर्टलिस्ट योर प्रोफाइल फर्स्ट, शॉर्टलिस्ट योर एक्टिविटीज फर्स्ट, शॉर्टलिस्ट योर पर्सनैलिटी फर्स्ट, कि आपने, आपके अंदर क्या है, हर चीज से रिलेटेड। आप किस गांव से हैं, वो गांव क्यों फेमस है, उसको कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, उसकी कौन सी तहसील लगती है। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ये प्रिपरेशन है। सिर्फ आप इसको लिमिटेड टू साइकोलॉजिस्ट ना करें, ये आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली हेल्प करेगी आपको इंटरव्यू के अंदर, जिसकी ये इसकी प्रैक्टिस आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करवाने में मदद करेगी। जब आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता है, तो आप इजीली अगले बंदों के साथ अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हैं और उसको एंगेज कर सकते हैं, उससे गपशप लगा सकते हैं, और वो आगे से इंजॉय भी करेगा, बिकॉज यू हैव गुड वर्किंग ऑन इट। देन बी ट्रू। ये भी स्टूडेंट पूछते हैं कि यार हमें किस चीज़ें छुपानी चाहिए, झूठ बोलना चाहिए नहीं। हमेशा मैं यही कहूँगा कि आपको सच बोलना चाहिए, ठीक है। 100 कोशिश करें कि अपनी जॉब जब लें तो आपके ऊपर इतना आपको भरोसा हो, मतलब आपको इतना प्राउड हो अपने ऊपर कि मैंने अपनी जॉब जो है ना हलाल से और हमेशा सच बोल के ही कमाने मतलब गेन की है। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको नौकरी देनी है, आप झूठ बोलेंगे तब भी आपको अगर मिलनी है तो मिलेगी, आप सच बोलेंगे मिलनी है तो मिलेगी, अगर नहीं मिलनी तो आप झूठ बोलें, आप जो मर्जी करें, सच भी बोल दें, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो अगर इतना एतबार है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने रिस्क देना है जहाँ पे लिखा हुआ है, तो फिर सच बोलें, कोशिश करें कि हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप उससे कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपको छुपाने के लिए और बहुत सारे झूठ नहीं बोलने पड़ेंगे, और परेशान भी नहीं होंगे आप ये है कि आपको पसीने वगैरह भी नहीं निकलेंगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी टेलिंग देम द ट्रूथ। तो उसमें फिर ये है कि आप फंस नहीं सकते, क्योंकि आपने सच बता दिया, सच के बाद वो क्या फंसाएगा। देन गूगल सेंटेंसेस अवॉइड करें। गूगल सेंटेंस से मुराद क्या है, इससे मुराद ये है, जितने ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के अंदर कोई डिस्कशन चल रही है, कोई सेंटेंसेस बन रहे हैं, कोई यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सेंटेंसेस बता रहा है, कोई आपको कहीं से नोट्स मिल रहे हैं जिसमें सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन सारों को अवॉइड करें। अगर आपने
अगर आपने ये वाला काम कर लिया ना, ये वाला शॉर्ट लिस्ट योर इंटरेस्ट वाला, तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपके जुमले सिंपल होंगे और टू द पॉइंट होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, जो आपको आगे बेनिफिट देंगे। ये वाला काम आपने अगर कर लिया तो आपको किसी चीज की गाइडेंस की, हेल्प की जरूरत नहीं है, आप खुद ही जुमले बना लोगे। और क्योंकि उन्हें हाई फाई जुमले नहीं चाहिए, उन्हें ये नहीं चाहिए, वो आपकी वोकेबुलरी चेक नहीं कर रहे, वो आपकी ग्रामर चेक नहीं कर रहे, वो आपकी इंग्लिश चेक नहीं कर रहे, दे आर चेकिंग योर पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी अगर आप अपनी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर लेते हो, दैट इज व्हाट दे नीड, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो ये काम आप पहले कर लें, दिस वन। फिर गूगल सेंटेंसेस, उसके अलावा भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या उससे पहले चाहिए, तो मैं आपको हमेशा मशवरा दूंगा कि ये काम नहीं करें। अगर ये काम करेंगे तो फिर आपकी पर्सनैलिटी उनको समझ नहीं आएगी, और वो पकड़ लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये ऐसा सेंटेंस है जो ऑलरेडी काफ़ी लोग लिख चुके हैं और ऑलरेडी कई दफ़ा उनकी नज़रों से गुजरा होता है। उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई ऐसा सेंटेंस है जो कि ऑनलाइन कहीं अवेलेबल है, जहाँ से स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इस तरफ नहीं जाएं। देन अवॉइड एम्फेसिस। एम्फेसिस से क्या मुराद है? एम्फेसिस से मुराद ये है कि इस तरह के वर्ड अवॉइड करें। मस्ट वर्ड, शुड का वर्ड, बॉसी जो वर्ड है ना, जिसमें आप लगता है कि कोई ऑर्डर दे रहे हैं, यू मस्ट डू दिस, एवरीवन मस्ट डू दिस, ठीक है। आई यू मस्ट प्रे, यू शुड प्रे, इस तरह की जो बॉसी एटीट्यूड वाले वर्ड हैं, ये आपने कोशिश करना है अवॉइड करना है। इनको आप कोशिश करें कि ना लिखें। इसके अलावा कुछ वर्ड ऐसे हैं जो डाउट वाले होते हैं, जिसमें कुड आ गया, माइट आ गया, ये ऐसे वर्ड है जो डाउटफुल है, मतलब आप कहते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, या मैं ये करना, ये हो सकता है, शायद ये मुमकिन था। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, शायद वाले, कुड वाले, माइट वाले, जिसमें आपको 100% श्योरिटी नहीं है, तो इस तरह के वर्ड भी अवॉइड करें। अच्छा, ये क्यों अवॉइड करें? इसकी रीज़न सिंपल ये है कि अगर आप ये लिखेंगे, आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर 100% श्योर होना चाहिए। आप जब भी कोई बात करें तो आप 100% उस पर आपको एतबार हो, ठीक है, कि मैंने ये बात की है, ये ऐसे ही है, उसमें मस्ट मे शे नहीं आना चाहिए, और सॉरी मे माइट नहीं आना चाहिए। और मस्ट शुड वाले इसलिए अवॉइड करने चाहिए कि ये वो लोग होते हैं जो मस्ट वगैरह ऑर्डर्स वगैरह चलाते हैं, जो खुद कुछ नहीं करते, बस सिर्फ कहते रहते हैं तू ये कर ले, फलाना ये कर ले, यू मस्ट प्रे 5 times a day, एवरीवन मस्ट प्रे, एवरीवन मस्ट गो टू स्कूल, एवरीवन मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये वो लोग हैं जो सिर्फ बस बातें करते हैं। तो इस तरह आपने इन चीज़ों में भी बहुत सी टाइप ऑफ एटीट्यूड भी शो नहीं करना, जिसमें ऐसा लगे कि सो ये कोशिश करें कि अवॉइड करें। ये होता है ना कि लुक्स बिजी डू नथिंग, इस तरह टाइप की पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, देन डू नॉट चेंज द मीनिंग। ये ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ कि मीनिंग चेंज करने की बात ना करें। जिस तरह हम नॉट लगा के रिवर्स करते हैं, मैंने ऊपर आपको बताया, जिस तरह आप उसको एसोसिएट करके रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, मीनिंग चेंज से मुराद रिवर्स है, ठीक है। आपसे पूछा कुछ और जा रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मतलब आपसे लाइव पूछा जा रहा है, आप ट्रूथ पे जुमला बना रहे हैं। आपसे किल पूछा जा रहा है, आप अलाइव पे जुमला बना रहे हैं। आपसे कोई डिजास्टर का या फिर कोई एक्सीडेंट का जुमला पूछा जा रहा है और आप उस पर कोई अच्छा जुमला बना रहे हैं रिवर्स करके। तो ये कोशिश करें, मेरी तरफ से ये सजेशन है कि आप अवॉइड करें, ऑल्दो कि यू आर अलाउड टू डू इट। तो अगर आपसे माइनर कोई हो भी जाती है एक आधी दफा तो इट्स ओके, बट इतना नहीं कि बार बार इस तरह रेपिटेशन हो रहा है। स्टार्ट विद अ वर्ड, ये एक अनदर सजेशन है मेरी तरफ से, कि अगर आप वर्ड से स्टार्ट करेंगे तो आपके जुमले इजी रहें, मतलब आपके जुमले अच्छे लगेंगे। हाँ, एक और चीज, ये चीज कि आई, वी, दे, ही, शी, इट, अली एक्सेट्रा, अली हो गया, नवीद हो गया, जो भी, ये कोशिश करें ना कि इन जुमलों से कम जुमले बनाएं। कम से कम मुराद ये है कि 2 से 3 मैक्सिमम। अगर आप बार बार आई पे जुमला बना रहे हैं, आई लव माई कंट्री, आई लव दिस, आई लव दैट, वी लव दिस, वी लव दैट, दे डू दिस, दे डू दैट, इस तरह करके, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज फलाना, ही इज दिस, अली इज इंटेलिजेंट, अली इज फलाना। तो ये अगर जुमले बनाएंगे ना, तो आपके जुमले बहुत ही बच्चों वाले, जो 5वीं क्लास के जुमले होते हैं, 4थी क्लास के जुमले होते हैं, वो लगेंगे। तो इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आप वर्ड से स्टार्ट करें, ठीक है। माई ऑल्सो is same, my is also same type of कि I, we, they, he, she, it, my mine, ये इस तरह के जुमले। अगर आप वर्ड से स्टार्ट करेंगे जुमले में एक पावर आएगी, जुमले में एक आप उसको कह लें कि एक चार्म आएगा।
आपको जुमला अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया कंट्री, आई लव माई कंट्री, एक तो ये जुमला आई लव माई कंट्री। अब इसके अगेंस्ट जुमला बन गया कंट्री इज माई लव, कंट्री इज माई पैशन, कंट्री इज माई वट एवर यू वांट टू से। अगर कंट्री से जुमला आपने स्टार्ट किया तो कितना अच्छा जुमला लगे, मीनिंग सेम है, आई लव माई कंट्री, कंट्री इज माई लव। अब दोनों को अगर आप लिखें सामने और बैठ के पढ़ें तो आपको फील होगा कि एक तरफ किसी चौथी पांचवी जमात के बच्चे ने जुमला बनाया और दूसरी तरफ किसी एक 10वीं 12वीं के जो पढ़ा लिखा बच्चा है उसने जुमला बनाया। तो इसका सिर्फ ये एक ही हल है कि आप जुमला वर्ड से स्टार्ट करेंगे, आपके जुमले बेहतर होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इनमें लिख सकते हैं। मैं हर किसी ये नहीं कह रहा कि ना लिखें, बट अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपका ओवरऑल जो लुक है ना टेस्ट की, इंप्रेशन मारा जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस इतनी करें कि जुमले वर्ड से स्टार्ट होना आपके स्टार्ट हो जाए। और इसमें हर किसी ये नहीं चाहिए होता कि आप कंप्लीट जुमला लिखें, सिर्फ मीनिंग क्लियर हो जाए। कंट्री इज लव अगर आपने लिख दिया तो कंप्लीट है इसका। हर आप कुछ लोग लिखें आई लव माई कंट्री, ठीक है। तो अगर आप सिंपल ये लिखते हैं ना कंट्री माई लव, बेशक वो जुमले का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, लेकिन मीनिंग क्लियर हो गया तो जुमला चल जाएगा। उन्हें सिर्फ मीनिंग चाहिए होता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप कंट्री माई लव भी लिख दें तो चल जाएगा, ठीक है। कंट्री, कंट्री इज पैशन, फॉर एग्जाम्पल कंट्री इज पैशन, कंट्री इज लव, चल जाएगा, ठीक है। तो उन्हें हर किसी ये नहीं कि पूरे का पूरा सेंटेंस चाहिए, उन्हें मीनिंग चाहिए होता है। आपके पास टाइम कम है तो आप छोटे छोटे इस तरह जुमले बना सकते हैं जिसमें सिर्फ मीनिंग क्लियर हो। तो दैट इज व्हाट टुडेज लेक्चर अबाउट। ये मोटी मोटी टेक्निक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट थी आपसे डिस्कस करना। इसमें अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है। इसमें माय तो आ रहा है, देखिए आ रहा है माय, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि माय नहीं डालना, मैंने कहा माय से स्टार्ट नहीं करना। आई, वी, दे, ही, शी, इट, इनसे स्टार्ट नहीं करना। इनसे स्टार्ट करेंगे तो जुमले जो हैं वो बहुत ही वीक बनेंगे। वीक से मुराद ये है कि उसकी उसमें इतना अट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये काम आपने बीच में जो मर्जी आता रहे, बीच में किसी किस्म का भी वर्ड आ जाए चल जाएगा, लेकिन अगर वर्ड के स्टार्ट में आएगा तो उसकी पावर खत्म हो जाएगी। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी आई लव माय कंट्री, और सेकंड मैंने जुमले की एग्जांपल दी कंट्री इज माय लव। इन दोनों जुमलों को आप आमने सामने रख के देखिए कौन सा प्यारा लगता है पढ़ते हुए भी और लिखते हुए भी, कौन सा अच्छा लगता है। तो आपको मुझे मेरी बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो होपफुली कि अब आपका आंसर क्लियर। सो इट इज नॉट अबाउट माय कि माय होना ही नहीं चाहिए, इट इज अबाउट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, के स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में क्या होना चाहिए। इस तरह स्टूडेंट लिख देते हैं अली इज दिस, अली इज दैट, उससे भी जुमला थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अली, उनको नहीं पता अली कौन। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे ज़हन में आ गया कि अगर कोई स्टूडेंट्स लिखता है ना कि अली फलां काम करता है, अली ये है, अली वो है, किसी और स्टूडेंट कजन का नाम ले लिया फॉर एग्जांपल। अब साइकोलॉजिस्ट को नहीं पता कजन कौन है, साइकोलॉजिस्ट को नहीं पता उसका नाम क्या है, साइकोलॉजिस्ट को नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड है, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। आप कुछ भी लिख के आएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखते हैं कि मेरे अंकल ये काम करते हैं, मेरी आंटी ये काम करती हैं, मेरे भाई ये काम करता है, मेरे अली ये काम करता है, तो दैट इज ऑटोमेटिकली रिवर्स ऑन योर पर्सनैलिटी, फिट इन ऑन योर पर्सनैलिटी। वो आपकी पर्सनैलिटी पे उसको फिट करेंगे। हर किसी ये मतलब नहीं है कि आपसे कहा गया कि अली ये काम करता है तो अली के ऊपर बात चलेगी और आप बच गए। वो जो अली काम करता है ना, दैट इज पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, दैट इज वाई आप अली के साथ घूमते हैं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट उसके साथ मिलते हैं, इसीलिए अली की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ना अली का टेस्ट हो रहा है, टेस्ट आपका हो रहा है। आप जो कुछ लिख के आएंगे वो आपकी पर्सनैलिटी पे फिट करने की कोशिश करेगा। इसलिए बड़े एहतियात के साथ आपने जो भी चीज़ें लिखनी है, आपको अल्टीमेटली पता होना चाहिए कि ये मेरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हरगिज़ अली की चीज़ नहीं बता रहा, हरगिज़ मैं किसी दुश्मन की चीज़ नहीं बता रहा, किसी दोस्त की चीज़ नहीं बता रहा, किसी टीचर की चीज़ नहीं बता रहा। ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिस्ट को इसको आपकी पर्सनैलिटी पे फिट करेगा, क्योंकि जिन दोस्तों के साथ आप रहते हैं वन डे और अनदर, किसी ना किसी दिन वो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी पर्सनैलिटी में ऑटोमेटिकली ऐड होना शुरू हो जाती है, छोटी छोटी, स्टार्ट में छोटी, और लेटर ऑन वो ये है कि कम्प्लीटली आपकी पर्सनैलिटी में फिट हो जाती है। तो इसलिए दैट इज वाई दे पुट इट ऑन यू, वो आपके ऊपर इसको फिट करने की कोशिश करते हैं। आपने इस पे भी एहतियात करनी। सर किसी स्टूडेंट का ईयर वेस्ट हो तो मार्क्स कम हो और उसकी वजह से मेनली वो खुद ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने से कॉन्फिडेंस लो होता है। नहीं लो होता भाई, उनके सामने लिखा हुआ है कि आपके मार्क्स भी कम है और आपका साल का गैप भी है।
तो उनको पता है आपके छुपाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मार्क्स कम है तो यार आप जो भी है मार्क्स, अब आपको अपने ऊपर एतबार होना चाहिए, ठीक है। आपसे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, अब आप आगे तो नहीं, पीछे ही सारी जिंदगी सोचते रहेंगे कि मार्क्स कम थे और आगे नहीं चलेंगे। आगे बढ़े, उनको बताएं, जवाब दें कि सर मेरे मार्क्स कम थे, मेरे से कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। तो लेटर ऑन ये है कि अब मुझे एहसास हुआ है, आई एम प्रिपेयरिंग वेल फॉर इट, और ISSB के लिए भी मैं यहाँ तक आया हूँ तो मेहनत करके आया हूँ, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करूँ। और मज़ीद आगे जो मेरी एजुकेशन है, मैं उसमें अपनी इस जो कोताही हुई है, मेरे से जो कमी हो गई है, उसको मैं टैकल करने की कोशिश करूंगा, ताकि मज़ीद परेशानी से या फिर पशेमानी से बच सकूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्ट करें यार, इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। अगर आप छुपाते रहेंगे, नहीं नहीं वो तो मेरे घर में एक मसला हो गया था, वो मेरे घर के कुछ हालात बेहतर नहीं थे, या फिर इस तरह के हर बंदे के साथ ना इन्होंने लोगों ने, स्टूडेंट्स ने बनाए होते हैं कि मुझे ये मसला हो गया था, कोई कहेगा मैं बीमार हो गया था, कोई कहेगा मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा फलाना मर गया था, या कोई कहेगा कि मैं अकेला होता हूँ तो मैंने काम भी करना होता है, तो इस वजह से मेरे मार्क्स कम आ गए हैं। तो बस हर एक ने अपनी अपनी एक स्टोरी बनाई होती है, उनको ये स्टोरी नहीं चलेगी। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी गलती एक्सेप्ट करें और आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अब जो हो गया सो हो गया, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, बल्कि आगे चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता। अच्छा, ओके, आंसर क्लियर। ओके, सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अभी कर सकते हैं, अदरवाइज लेटर ऑन ग्रुप के अंदर कर सकते हैं। ये तो इसकी जनरल क्लास थी, आई वर्ड एसोसिएशन टेस्ट से रिलेटेड। आप बेशक इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, साथ से शेयर करते रहें। बट ये है कि इसकी एक और क्लास होगी जिसमें हम लाइव असेसमेंट्स करेंगे, वो सेकंड पार्ट है। आप टाइम टेबल अपना देख लें, उसमें कैसे। पर फॉर नाउ आई थिंक दिस इज अनफ लेक्चर, और इसको हजम करने की कोशिश करें और मेरी बातों पे को थोड़ा सा सीरियस लें, ताकि चीज़ें आपके लिए इन फ्यूचर आसान हो सके। प्रैक्टिस के वर्ड PDF हैं तो भेज दें, प्रैक्टिस के वर्ड मेरे पास वो पड़ी हुई हैं स्लाइड्स, वो मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। बल्कि अभी मैं ग्रुप में भेज देता हूँ ताकि मुझे बाद में भूल ना जाए। Okay, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग शेयर करें, अदरवाइज आई विल क्लोज दिस सेशन। ग्रुप में चीज़ें मिल जाएंगी, मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन उसमें भेजने से ये होगा कि आपने फिर उसके ऊपर वर्किंग भी करनी है। ये नहीं कि मैं भेज दूंगा बस उसके बाद आप लोग सो जाएं। कोशिश करें कि चीज़ों को डेली करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप इसको इसको सीरियस लें, मतलब इसका मेजर जो आप इसको कह लें कि क्रक्स पूरे मेरे लेक्चर का यही है कि आप चीज़ों को सीरियस लें, इसको इतना सीरियस लें जितना आपको जानने का शौक है इस उसमें। ओके, अजान भी शुरू होगी, दैट्स ऑल। आई एम सेंडिंग यू द डाटा, क्या आपने जो स्लाइड्स बनानी है पे सेंटेंसेस लिखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।